ओके जी, मार्कर्स आने तक ज़रा जल्दी जल्दी शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। जगह तो मैंने कोई निकाली छोड़ी हुई। चलें, यहाँ पे वो था 22.3 का नोट, कल वाले सवाल में डिटेल से किया था ना उसको। शॉर्टकट की बात कर लेते हैं उसके ऊपर। 5 मिनट में बात हो जाएगी, 2 मिनट में ये सब नोट बन जाया करेगा आप लोगों का, ठीक है जी। बात हम कर रहे थे, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन डॉट डॉट डॉट। तो जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो मूवमेंट दिखाना नहीं है, ठीक है। कल हम बात कर रहे थे ना जी कि जो ये नोट है रीवैल्यूएशन आने पर ये 2 सब नोट्स बना करेंगे, ये 2 दुमें रीवैल्यूएशन आने पर अटैच होंगी। पहली क्या थी, लास्ट रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म ऑन फलां डेट बाय फलां एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। दूसरी, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन द रीवैल्यूड एसेट शुड वुड हैव शोन फॉलोइंग। और उसमें हमने सिर्फ ये बताना है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू डब्ल्यूडी। और नोट 1 साल का होता तो उस 1 साल का ही बता देते, 31 दिसंबर 18 का। लेकिन नोट 2 साल का है तो ये फिगर भी 2 साल के लिए हमें बतानी पड़ेगी। क्या करें, अच्छा जी। ये 4 फिगर्स हमें चाहिए। इंसान बनो, कौन मवासलाती निज़ाम दरम बरम कर रहा है? अच्छा, खलाई मखलूक। अच्छा जी, 31 दिसंबर 17। देखें, रीवैल्यूएशन को तो सोचना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस ये हमें 1 2 3 4 फिगर्स चाहिए, तो उनको नेट करेंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी। तो 31 दिसंबर 17 पे रीवैल्यूएशन तो कभी हुई ही नहीं। बस आपने ये देखना है एसेट्स कितने खरीदे थे, कितने मज़ीद आ चुके और कितने चले गए। 31 दिसंबर 17 से पहले पहले जो कुछ हुआ, 31 दिसंबर 17 पे आपने टांग रखी हुई है आज, ठीक है। तो शॉर्टकट अगर मैं कहना चाहूं तो इस नोट के बनाने का शॉर्टकट क्या होगा, क्लोजिंग डेट पर हमारे पास क्या पड़ा है, बस ये बात ज़हन में हो तो ये नोट बन जाना है, ये सब नोट बन जाएगा। कैसे, 31 दिसंबर 17 पे खड़े होकर सोचेंगे, रीवैल्यूएशन तो कभी हुई नहीं, हमारे पास क्या पड़ा है। 10 बिल्डिंग्स खरीदी थी 500 की, उमर लिमिटेड 10 बिल्डिंग्स खरीदी थी 500 की। कोई 1 जनवरी 15 को 10 बिल्डिंग खरीदी थी 500 की, कोई बिल्डिंग नई खरीदी, बोलो 17 तक कोई नई बिल्डिंग, कोई पुरानी बिल्डिंग जो 1 जनवरी 15 खरीदी थी उनमें से कोई बिकी नहीं। तो इसका मतलब जो 500 की बिल्डिंग्स खरीदी थी वो सारी की सारी 31 दिसंबर 17 पे हमारे पास पड़ी हुई हैं 500, ठीक हो गया। उसके बाद अगली बात, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ऐसे ही वर्किंग्स की हेडिंग देंगे बाकायदा अलग से। वर्किंग्स में पहली वर्किंग अब आप करने लगे हैं 31 दिसंबर 17 पे। आपने ये नहीं कहना कि ओपनिंग इतना था, इतना इस साल का डेप्रिसिएशन हुआ, इतना डिस्पोजल में चला गया और इतना क्लोजिंग है। नहीं, बताओ क्लोजिंग में क्या पड़ा हुआ। तो 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं, कोई एसेट नया खरीदा नहीं, कोई पुराना बिका नहीं, वही एसेट हैं जो 1 जनवरी 15 को आए थे, 31 दिसंबर 17 तक वही पड़े हैं। तो फिर एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में 31 दिसंबर 17 पे क्या पड़ा होगा, उन एसेट्स की 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 17 तक की डेप्रिसिएशन। सारे ही पड़े हैं ना। अब इधर देखें, 500 है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, 1 साल की डेप्शन आ गई। 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक 1 साल, 16 तक 2 साल, 17 तक 3 साल, इंटू 3, आंसर इज 150। वो आप डिटेल्ड नोट बना हुआ है आपके पास, वो फिर काट देंगे, काटा था कल वैसे क्लास में,
ठीक है, वो सिर्फ समझने के लिए था, परिचय में वो सब काम नहीं करना, टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, ये देखें 150 निकल आया सिर्फ इतनी सी लाइन ज़हन में रखते हुए। ठीक है, आगे बढ़े, 18 का साल आ गया। नहीं सोचना कि 1 जनवरी 18 आया होगा, फिर एडिशन ये हुआ होगा, डिस्पोजल, बस आके खड़े हो जाओ 31 दिसंबर 18 पे। ये सब नोट है, नोट तो बनाया हुआ है तफसील से हमने रिवैल्यूएशन पे, सिर्फ ये बता रहे हैं अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो क्या होता। ठीक है, 31 दिसंबर 18 पे आके क्या सोचना है, हमारे पास क्या पड़ा है। तो 31 दिसंबर 18 पे आ जाओ, हमने 1 जनवरी 15 को 10 एसेट खरीदे थे, 31 दिसंबर 18 तक आते आते कोई नया खरीदा, कोई पुरानों में से कोई बिका, पुरानों में से बिका। 31 दिसंबर 18 तक आते आते 10 में से 4 बिल्डिंग्स बिक गई थी मार्च में। तो 31 दिसंबर 18 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 6 बिल्डिंग्स। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कह देते हैं बी वर्किंग कर लेते हैं। इधर देखें, ये क्या है, 500 मुझे भी पता है क्या है ये जी, कॉस्ट ऑफ 10 बिल्डिंग्स। ये तो शुरू में थी, 18 में ही इन 10 में से कितनी बिकी हैं, 4। माइनस करें 500 डिवाइडेड बाय, ये 10 बिल्डिंग्स हैं, ये इससे कंफ्यूज ना कीजिएगा, वो तो डेप्रिसिएशन के लिए 10 ईयर्स थे। ठीक है, 10 ही बिल्डिंग्स थी ना, पर बिल्डिंग कॉस्ट आ गई, कितनी बिक गई हैं। आंसर इसका लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये बताओ कि ये क्या है, ये है क्या, कॉस्ट ऑफ 4 बिल्डिंग्स। 10 में से 4 निकल गई, तो आंसर बताएं कितना है, ये 300 क्या है, फिर बता दें, कॉस्ट ऑफ 6 बिल्डिंग्स। तो मुझे बताएं 31 दिसंबर 18 पे हमें ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल सोचना है? नहीं, हमें 31 दिसंबर 18 पे खड़े होकर सोचना है कि हमारे पास क्या पड़ा है। भाई 10 बिल्डिंग्स में से सिर्फ 6 पड़ी हैं, तो 6 बिल्डिंग्स की कॉस्ट कितनी है, वही 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग है 300। देख लें आपकी उस मूवमेंट में भी 300 ही निकला था, इतना कुछ करने के बाद भी 300 ही निकला था। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्किंग है। सोचना क्या है, सोचना तो है, कुछ तो सोचना है, लिखा उधर, सोचना क्या है, क्या सोचना है, हमारे पास क्या पड़ा है। अब मुझे ये बताएं, सोचकर 31 दिसंबर 18 पे आप खड़े हैं, तो क्या आपको ये सोचने की जरूरत है कि इतनी डेप्शन ओपनिंग थी, इतना एडिशन हुआ, इतना डिस्पोजल हुआ और क्लोजिंग में ये पड़ा होगा। आप ये सोचें कि 31 दिसंबर पे क्या पड़ा होगा, 6 बिल्डिंग्स रह गई हैं, तो डेप्रीसिएशन भी एक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर उन्हीं 6 की पड़ी होगी। जो 4 बिक गई हैं उनकी चार्ज भी होकर निकल गई होगी, क्लोजिंग में तो नहीं आया करती ना। तो क्लोजिंग डेट पे क्या पड़ा होगा हमारे पास, 6 बिल्डिंग्स की 31 दिसंबर 18 तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। 6 बिल्डिंग्स की कॉस्ट कितनी है, 300 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। 1 साल की डेप्शन आई, 200 की डेप्शन नहीं ले रहे, 31 दिसंबर 18 पे उसकी डेप्शन होनी ही नहीं है। 31 दिसंबर 18 पे तो सिर्फ इन 6 बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी 31 दिसंबर 18 तक की, ये 1 साल की डेप्शन आ गई। 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक 1, 16 तक 2, 17 तक 3, 18 तक, यहां 3 था, पिछले साल का एंड था, यहां 4, कितना जी, अपनी वर्किंग में देख लें, 120 ही आंसर था। ये कितना हो गया, ये आप ये सब कुछ करने के बाद भी यहीं पे पहुंच सकते हैं। सब कुछ करने के बाद जैसे हम किया करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस याद हो अगर आपको, हम कहा करते थे ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, याद है? ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी ऑल की, 500, 200 माइनस किया तो बकाया इनटू 10% कर लो, चलो अब डिवाइड बाय 10 क्या करना, तो ठीक है ना, एक ही मतलब है ना। क्या आंसर आया, 30। कल किया था ये कल किया हुआ है या नहीं किया हुआ। एडिशन कितना है, एडिशन
है नहीं, एडिशन नहीं है, नहीं है एडिशन। ऑन डिस्पोजल कितना है? 5, टोटल 35। ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, अब अगर हम लेजर बनाएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ओपनिंग कितना पड़ा था? 150। वर्किंग आपने की हुई थी, मैं लेजर बना रहा हूं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना कैलकुलेट किया अभी? हमें एक और चीज चाहिए, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आज तक की। ये देखें, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 15, डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 18, तो 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 17 तक 3 साल हुए थे, और 31 मार्च 18 तक 3 महीने, तो 3 साल 3 महीने टोटल लाइफ है। मैं 3.25 डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालें तो कितनी है जी? 200 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 10, एक ही बात है, इंटू 3.25, आंसर इज 60। ये 65 यहां लिखो, कैरी डाउन बताओ। यही 120, इतना कुछ करने के बाद जो है यही 120 ही निकला है। तो शॉर्टकट क्या हुआ? क्लोजिंग डेट पे देखेंगे हमारे पास क्या पड़ा है, डेप्रिसिएशन भी उसी की पड़ी होगी। ठीक है, तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ ये शॉर्टकट। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब ये नोट जल्दी बन जाया करेगा। इसको जहां वो 3 लाइंस खाली छुड़वाई थी ना शॉर्टकट के लिए, वहां पे ये फिगर्स लिखें, ये रेफरेंस देकर वो 3 वर्किंग्स भी देख लें ऊपर से, ए, बी और सी। मैं जरा नहीं, शॉर्टकट नहीं सिखाया था, सिर्फ तो बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? समझ नहीं आ रहा था? आ गया ना समझ? वो फायदा ही हो गया ना। ये बेटा, ये 300 के एसेट 6 बिल्डिंग्स पड़ी हैं, उनकी 1 साल की डेप्रिसिएशन और 31 दिसंबर 18 तक 4 साल की डेप्रिसिएशन 120, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास पड़ी। भाई क्यों नहीं टेस्ट दिया? सारे पिंड ने टेस्ट दिया है कल। टेस्ट 2 दिन लेट होता तो ये क्लास में मैं करवाता। ठीक है, तो इस तरह से ही होता है, एक आध दिन बाद जो काम होना होता है अक्सर वो टेस्ट में पहले आ जाता है, क्योंकि उसमें आप 60-70% काम कर सकते होते हैं। आप लोग ये ना सोचा करें कि टेस्ट ऐसा आएगा कि जो जहाँ पे फुल स्टॉप लगा था उससे पहले पहले की बात नहीं होगी, नहीं होगी। गौर से सुन लें, ऐसा कभी नहीं हुआ करेगा। ठीक है, आपको आसान है, आपने बस 50% मार्क्स स्कोर करने का टैक्ट सीखना है इन टेस्ट्स के अंदर। 2-3 टेस्ट शायद लग जाएं, वैसे उम्मीद तो है एक आध के बाद ही आपको, आज मैं बड़ी तफसील से डिस्कशन करूंगा, आपको अप्रोच समझ आएगी, उसे अप्लाई करेंगे। मजीद 1 नहीं तो 2 टेस्ट के अंदर आपको नज़र आने लग जाएगा कि मुश्किल सवाल हो या आसान हो, हमें पासिंग मार्क्स लेने। हर टॉपिक के अंदर तरतीब यही रखूंगा, कोशिश यही होती है कि एक ही तरह से सारे सवाल हों, ताकि ये जहन में ना हो फलां टॉपिक का सवाल शुरू कैसे होता है, ये पता हो शुरू कैसे होता है, ये पता हो आधे नंबर तो यही है। हर सवाल में आधे मार्क्स आसान होते हैं। आज से कोई 2-2.5 साल पहले ICAF की एक मीटिंग में जाना हो, वो ये कहते थे कि बच्चे को ये समझ नहीं आती कि आधा सवाल सही, सारे सवाल में आधे आधे सही करूं तो मेरे टोटल में जो है वो पेपर पास हो जाएगा। सारे सवाल अगर 50% ज़्यादा सही कर लें, आधे से ज़्यादा सारे सवाल सही हों और पूरा सवाल कोई भी सही ना हो, तो सारे सवाल अगर 55-60% सही हो तो पेपर तो पास हो जाएगा ना। तो बच्चे को ये समझ नहीं आती, तो आपको ये समझ आनी चाहिए। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी का आंसर शेयर कर रहा हूं, ये लिख लें। अगर ये आंसर नहीं था तो घर पे एक और ट्राई कीजिएगा, ना हो तो कल डिस्कस करेंगे, मैं फैम वाले सवाल को करवाऊंगा। क्वेश्चन 1 का ए, इसमें ऑप्शन बी था सही। कितने बच्चों का ऑप्शन बी सही था? बी ही था। चलें, जिनका बी नहीं था वो बी को एनसर्कल करें, घर पे एक और ट्राई कीजिए। ये क्या था? रीवैल्यूएशन सरप्लस में, रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में जो सरप्लस आने के बाद डेप्रिसिएशन की माइनस वाली फिगर आती है, वो फिगर निकालनी थी। यहां पे ट्राई कीजिएगा एक और घर। बी है, बी का आंसर है 562500। 562500 लिख लें। जितनों का आंसर ये नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, वो नहीं है वो हाथ खड़ा करें, ट्राई कीजिएगा घर पे।
यहां पे आना क्या था, जो एसेट वाले कॉलम में रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है वो फिगर आनी थी। ठीक है जी, चलें। अच्छा जी, मैंने आपको कोई एमसीक्यूज नहीं करवाए, ना करवाऊंगा, लेकिन ये आईके की बुक से ही उठाए हैं। कुछ थ्योरेटिकल बातें कुछ थोड़ी बहुत हम एंड पे करेंगे, जब वो भी कर लेंगे तो आप उठा के जो एमसीक्यू भी देखेंगे वो आपको आता होगा। तो एमसीक्यूज कुछ कोई नई चीज नहीं होती, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी में से ही एमसीक्यूज आते हैं। जी बोले, बात कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फिलहाल अभी मुझे फैम वाला क्वेश्चन करवाने दें। जी शुरू करते हैं जी। फैम हैड द फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एट 31 दिसंबर 14। कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बड़ा आसान था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से मैं ये क्वेश्चन जब उठा रहा था तो ऊपर ACC डॉट लिख देता तो बहुत आसान था, लेकिन आपको ये बात बताना मकसूद था। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, पर क्यों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, एक्सपेंस कंफ्यूज ना करना, एज एट क्लोजिंग आ रहा है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। ठीक है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन और आगे बुक वैल्यू भी गिवन थी। ठीक है, तो एक्सपेंस कह के कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल 31 दिसंबर रिक्वायरमेंट 15 का नोट चाहिए था और चेंज हो गया, एक एसेट नहीं है, कई थे, जितने थे उतने कॉलम्स बन गए। ठीक है, अगली बात, अगर 31 दिसंबर 15 का नोट बनाना है तो सबसे पहले हमें ओपनिंग चाहिए। ओपनिंग निकालने के लिए क्या किया करते हैं, 31 दिसंबर 14 पे आते और ओपनिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करने होते हैं। तो सबसे पहला काम यही किया, ओपनिंग बैलेंसेस हमने कैलकुलेट किए नहीं किए, गिवन थे। फिर पढ़ें, फैम हैड द फॉलोइंग टेंजिबल एसेट्स एट 31 दिसंबर 14। मुश्किल है, क्या मुश्किल है सवाल, इधर देखो, नंबरों की बारिश। ओपनिंग बताएं, लैंड का ओपनिंग बताएं, 500, बिल्डिंग का ओपनिंग 400, शोर ना मचाएं, 1613, ये टोटल नहीं भी लिखा ना, ये पूरा एक नंबर मिल गया आपको। 0.25 हर फिगर को यहां पहुंचाने का मार्क है। अच्छा सुने, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वर्किंग करना पड़ी, वर्किंग करेंगे, वहां पे समझाऊंगा, एक नंबर वहां पे 0.25 इधर लाने का। किसी की वर्किंग गलत हो गई, उठा के यहां पे ले आया उस फिगर को, 0.25 मिलेगा, वो एक कटेगा जो एक्सपेंस सही नहीं निकला। अकाउंटिंग के अंदर गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। इंट्रो में आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते बनाते नेट प्रॉफिट तक आने से पहले 2-3 एक्सपेंस गलत हुए तो उनके नंबर वहां कट गए। अब जो नेट प्रॉफिट आया वो फिगर सही होगी गलत? सही कैसे होगी, 2 गलतियां कर ली तुमने, सही नहीं होगी, गलत फिगर। लेकिन प्रॉफिट को कहां लेके जाया करते थे, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे, ये एक कॉन्सेप्ट है। क्लोजिंग प्रॉफिट को क्लोज करना जाके बैलेंस शीट में, कैपिटल में, ये कॉन्सेप्ट है। अब गलत प्रॉफिट निकला, उस गलती की नंबर कट चुके हैं वहां पे, उस गलत प्रॉफिट को उठा के कैपिटल में ऐड करने के मार्क्स हैं, वो मार्क्स मिलेंगे आपको। अकाउंटिंग में गलती के नंबर नहीं कटते। ठीक है, तो जो फिगर यहां पे आपने लिखनी थी उसके 0.25 मार्क्स थे। ओके, चलें, ऐसे ही ये भी रेडी स्टेडी एप्पल गो फिगर थी। लैंड की डेप्रिसिएशन बता दें, नहीं होती है? अच्छा जी, गिवन नहीं होती नहीं है बेटा। बिल्डिंग 80, 450, 140, टोटल के कॉलम में भी लिखने का 0.25 मार्क था, टोटल करने का, सिर्फ टोटल करने का। ठीक है, टोटल कॉलम कितने बच्चों ने मिस किया? कोई नहीं, 1-1.5 नंबर ही मिस हुआ उनका। ठीक है, हाँ, टोटल जितने 1, 2, 3, 4, 5 फिगर 0.25 इसके भी आने थे मार्क्स, ये हर पॉइंट के ऊपर। वैसे टोटल का कॉलम पेपर में अगर एंड पे जैसे ये सवाल कर रहे हैं तो टोटल का कॉलम एंड पे ही रखा करें, टाइम बच गया तो बंदा बना देता है, उसके मार्क्स बहरहाल लीस्ट होंगे। ठीक है, तो लेकिन बनाना होता है टोटल का कॉलम, ये बिल्कुल सवाल का हिस्सा होता है। ओके, लें जी, आप ना तकरीबन अभी तक 3 एक नंबर ले चुके हैं, अभी आपने किया कुछ नहीं और 3 नंबर ले लिया आपने। ठीक है,
अच्छा, आप सवाल को पढ़ते हैं। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर। आप सवाल में नोट का फॉर्मेट बनाने से पहले सवाल को 2 दफ़ा पढ़ा करेंगे पर्चे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं कहना ही भूल गया, 2 दफ़ा सवाल पढ़ने से पहले सवाल को पर्चे में शुरू नहीं करना कभी भी। ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम सेव होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 बार, सॉल्यूशन प्लान होगा, वरना सारा काम करने के बाद आधा घंटा पौना घंटा चल चुका होगा, आखिरी लाइन पढ़ोगे ओ सारा ही गलत हो गया, फिर इसको कांटा लगाएंगे, फिर नए सिरे से करेंगे। ऐसे नहीं करना। 2 दफ़ा पढ़ने से क्वेश्चन प्लान होगा, टाइम बचा करता है। आजमा के देख लें टेस्ट के अंदर, जो बच्चे 2 बार पढ़ के करेंगे 1-2 टेस्ट के बाद उनके रिजल्ट्स कहाँ पे होंगे, और जो अपनी ज़िद पे अड़े होंगे उनके मार्क्स कहाँ पे होंगे। ये आजमाने के लिए टेस्ट ही होते हैं। तो क्वेश्चन को नहीं शुरू करना 2 दफ़ा पढ़ने से पहले। बहरहाल आप लोगों ने तो पढ़ा ही है टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन, ज़रा मेरे साथ मिलके भी जल्दी से पढ़ लें। नंबर 1 पॉइंट, फर्दर कॉस्ट ऑफ 53,000 आर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। पहली क्लास में तो टाइम नहीं मिला कि उनको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझा लूँ। वैसे इंट्रो में ये बात हुआ करती है, लेकिन फिर भी FAR 1 में मैं आपके साथ एक बार कर लूँगा ये बात। छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मैकेनिज्म क्या होता है। आपकी क्लास में टाइम बच गया तो एंड पे करेंगे, नहीं बचा तो नोट्स तो पूरा कर लेंगे। फिर कल क्योंकि उनकी क्लास में बात करनी है तो आपकी क्लास में भी कल ही बात हो जाएगी, ठीक है। बहरहाल देखते हैं, अभी है तकरीबन हमारे पास टाइम तो कम ही है, पौना घंटा है, लेकिन हो जाएगा। बहरहाल पॉइंट 1 में कहता है मज़ीद जो बिल्डिंग बन रही थी उस पर मज़ीद खर्चा कुछ किया हमने 53,000, और एक बिल्डिंग उनमें से जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही थी उनमें से एक बिल्डिंग कंप्लीट होके ट्रांसफ़र हुई बिल्डिंग में। आपने गौर किया हो तो उसने ऊपर एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन लिस्ट में ही डाला हुआ था, लेकिन मैंने PPE के नोट में इसका कॉलम नहीं बनाया, होता ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट है ही नहीं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को तब तक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ही रखना है जब तक वो कंप्लीट होके रेडी ना हो जाए, क्योंकि एसेट जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तब डेप्रिसिएशन शुरू होती है। प्रोग्रेस में बिल्डिंग अभी बन रही है, रेडी टू यूज़ नहीं है, डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। जब डेप्रिशिएट नहीं कर सकते तो इस नोट में इसको नहीं लिखना होता, अलग से सब नोट में सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं। एसेट तो है, ईंटें खरीदी थी, लगी कड़ी हैं, सीमेंट खरीदा था, लगा कड़ा है, मजदूरों को मिस्त्रियों को पैसे दे चुके हैं, लग चुका है, वो खर्चा हो चुका है, वो हमारा एसेट तो है, पर वो एसेट अभी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अलग रखो। जिस दिन कंप्लीट होगा वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से क्रेडिट करके उस फलां जिस एसेट में जाना है उसने उसको डेबिट कर देंगे और उसके बाद से डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट के फेस पे PPE और CWIP अलग अलग नज़र आते हैं। PPE नोट कंप्लीट बना और CWIP सिर्फ मूवमेंट के साथ रेफर कर दिया जाता है बैलेंस शीट के फेस पे ही, वहाँ पे इस सब नोट्स के अंदर अभी देखेंगे इसको, ठीक है। बहरहाल पॉइंट 1 के साथ आप लिख सकते हैं CWIP एंड बिल्डिंग, ये रिलेट कर रहा है पॉइंट CWIP और बिल्डिंग से, ठीक है। पॉइंट 2 में अ डिपॉजिट ऑफ 20 इज पेड फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम विच इज अनडिलीवर्ड एट ईयर एंड। क्या किया, एडवांस पे किया है। इसकी एंट्री होगी ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हेड तो नहीं आ रहा, फिक्सचर एंड फिटिंग्स में डाल देते हैं। फिक्सचर एंड फिटिंग डेबिट कैश क्रेडिट 20, एडिशन है, एडिशन है, अभी डिलीवर नहीं हुआ, एडवांस है, एक करंट एसेट है, इसको आप फिक्स एसेट में नहीं लाएंगे। एडवांस फॉर कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट, जिस दिन कंप्यूटर आएगा उस दिन एंट्री होगी कंप्यूटर डेबिट, उस दिन कैश की बजाय ये वाला एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर ये बात? चलो जी, करेंगे ना ऐड, करेंगे, अभी तो किया कुछ नहीं, अभी तो बता रहा हूँ कि ये वहाँ चीज़ें आ रही हैं। तो सेकंड को आप इग्नोर कर देते। ICAP ने अपने सोल्यूशन के अंदर इसको भी CWIP के एडिशन में 53 जमा 20 किया हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है, इसको CWIP में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एक एडवांस है, करंट एसेट्स में अलग नज़र आना चाहिए था, एडवांस फॉर कंप्यूटर, ठीक है। तो यही मेरे हिसाब से सही है। बाकी किसी ने अगर CWIP में लिख दिया है तो भाई ICAP की बात मानते उसको भी नंबर दे ही देंगे, ठीक है। बहरहाल मेरे हिसाब से नहीं बनता ये काम,
बहरहाल देखते हैं क्या क्या बात की है मैंने, लेकिन ये पॉइंट 2 हमें इग्नोर करना था, ये एडिशन नहीं था। थर्ड पॉइंट है एडिशन टू प्लांट 154। 4 पॉइंट है एडिशन टू फिक्सचर एक्सक्लूडिंग ऊपर वाला डिपॉजिट इज 40,000। ये प्लांट का और फिक्सचर का एडिशन आ गया। पॉइंट 5 में 2 डिस्पोजल्स हैं, एक प्लांट बिका और एक फिक्सचर बिका। सब कुछ ही अवेलेबल था इस सवाल के अंदर, कंप्रीहेंसिव था पर मुश्किल नहीं था। जिसने 2 बार सवाल पढ़ा तीसरी बार उसने आधे नंबर ले लिए। यही कह रहा हूं, सवाल 2 बार आप कहोगे जी पहले तो बताया ही नहीं, पहले मैं लाख बार कहता रहूंगा आपने नहीं मानना, टेस्ट के बाद बताया, अब कोई 2-4 बच्चे इसको मानेंगे, फिर अगली बार फिर चोट खाएंगे, 5-6 और बढ़ जाएंगे, और करते करते चोटें खाते खाते कोई 50, 60, 70% तक सवाल पढ़ने लग जाएंगे 2 बार, तो इतना कोई रिजल्ट भी आ जाएगा फिर। ठीक है जी, तो बात मानने वालों को फ़ायदा होता है। ठीक है, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे ऐसी बात थोड़ी बताऊंगा जिससे आप फेल हो जाएं। ठीक है भाई, ये जो एब्सेंट है ना, ये कहाँ गए? ये आज बच्चे जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दिया, मेरे ख्याल में आज छुट्टी भी कर ली है ना, देख लेता हूँ, ये कल भी खड़े रहेंगे। ओके, 2 डिस्पोजल आ रहे हैं। उसके बाद कहता है पॉइंट 6 में लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहे हैं? रीवैल्यू हो रहे हैं। 1 जनवरी 15 स्टार्ट ऑफ द ईयर, 15 हमारा साल है। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड टू 1500, 1000 नहीं बोल रहा ना, 1500 इकट्ठी ही रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है। फिर साथ ही उसने बता दिया ऑफ विच लैंड इज वर्थ 900, यानी कॉस्ट 500 है लैंड की, रीवैल्यूड अमाउंट 900 है। ऐसे ही कॉस्ट 400 है बिल्डिंग की, रीवैल्यूड अमाउंट 600 है। बात समझ आ रही है? अच्छा, रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय मिस्टर जैक्सन एंड जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेज ऑन द बेसिस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। ये वो पॉइंट के अंदर लिखना होता है एज इट इज। ठीक है, रिवैल्यूएशन हुई है जी लैंड एंड बिल्डिंग की। द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज्ड, और लैंड की चेंज हो गई होगी। लैंड की डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? अच्छा सॉरी, लैंड तो डेप्रिशिएट होते नहीं, भूल गया था मैं, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, चलें, शुक्र है आपने याद करा दिया। द बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 years बिफोर। लें जी, ये टोटल लाइफ गिवन है, रिमेनिंग लाइफ गिवन है, ये दोनों बातें गलत है। ये जो जिंदगी आज तक बिल्डिंग्स की हमारे पास गुजर चुकी है, ये वो गिवन है। फिर पढ़ के देखें, द बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 years बिफोर, यानी कि जिस दिन खरीदी उससे लेके रिवैल्यूएशन के दिन तक कितने साल गुजर चुके। अब कहीं टोटल लाइफ गिवन ही नहीं थी, उसमें से माइनस करके ही रिमेनिंग निकलती थी जी। आखिरी पॉइंट पढ़ें, डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल एसेट इन द यूज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। प्लांट 20%, नहीं सॉरी, बिल्डिंग 2%, स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट गिवन हो तो लाइफ निकल सकती है। यहीं पे अभी लिख लो, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ऐसी चीजें हम लिख लिया करते हैं, यही पढ़ने का मकसद है। 2-4 छोटी मोटी चीजें वैसे ही बंदा लिख लेता है जी। 2% स्ट्रेट लाइन का मतलब 1/2% इज इक्वल टू 50 years। लिख लो पाए, तुसी भी खैर है, कोई नहीं, आ ही गए होते। टेस्ट दिया था ना तुमने, कैसा हुआ? तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पे दरी बिछा के सोग मनाओ, सीखोगा कि अगली 10 गुजर गए तो रिमेनिंग 40, डेप्रिसिएशन के लिए 40 साल यूज कर लोगे। कितने बच्चों ने 40 निकाल ली थी? गुड, वेरी गुड। कोई नहीं, सवाल शुरू करते हैं। अच्छा जी, अच्छा एक और बात भी बता दूं आपको, सवाल पढ़ते ही कोई 1.5 नंबर और भी मुफ्त के हमें नजर आए, वो मैंने मिटाए नहीं, पिछली क्लास से ही लिखे रहने दिए। आपको बताया था मेन नोट के बाद सबसे पहला सब नोट क्या होता है? मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ या रेट। पॉइंट 8 में ये चीजें ऐसे ही गिवन हुआ करेगी सवाल के अंदर, ये गिवन थी। लैंड कौन से मॉडल पे है? रिवैल्यूएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं, होता ही नहीं है। नो डेप्रिसिएशन, सो नो यूजफुल लाइफ या रेट रेलेवेंट है। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग किस पे है? रिवैल्यूएशन मॉडल पे। ये है स्ट्रेट लाइन,
परसेंटेज है 2%। प्लांट एंड मशीनरी किस मॉडल पे सवाल पड़ा है, ये रिवैल्यू नहीं हुआ, कॉस्ट मॉडल पे है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है और रेट कितना है 20%। फिक्सचर्स हैं कॉस्ट मॉडल। रिड्यूसिंग बैलेंस सवाल ने लिखा हुआ था और 25%। तो ये कोई नंबरिंग मैंने अभी नहीं की, पता नहीं करता हूँ। नहीं जी 5 क्यों, जो आपने किया हो उसके 5 नंबर क्यों होंगे, ऐसा नहीं होता। ये कर लें को तकरीबन कोई 2-2.5 नंबर बनते हैं इसके। बहरहाल ये मार्क्स हैं। अब आपने अभी तक क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। सवाल पढ़ा है, ओपनिंग्स लिखे हैं और कोई मिला जुला के कोई 5-6 नंबर तो आपके आ चुके हुए हैं। तो जिंदगी आसान ही है। सबसे बड़ा मसला आईकैप के स्टूडेंट का ये है कि आसान चीज देख के भी हजम नहीं होती है। आसान हो ही नहीं सकता, कोई जो चक्कर होगा कोई बीच में, करेंगे ही नहीं। आसान को भी मुश्किल करके वो जो है ना तबाह करके आ जाएंगे सब। आसान ये कैसे हो सकता है, आईकैप इतना आसान, इतनी सीधी बात करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, हुआ पड़ा है। चलें ओके जी, शुरू करते हैं। आप ये देखें अभी तक कुछ भी नहीं किया और एटलीस्ट 5 मार्क्स हमारे पास हैं। ठीक है, अब अगेन अप्रोच समझिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। सबसे आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे। ठीक है, सारे आसान काम कर लेंगे, एंड पे एक आध एडजस्टमेंट बचेगी, 10-1 मिनट पड़े होंगे और ठीक है यार कर लेते हैं, लगी तो रोजी ना लगी थे रोजा है जी। हो गई एडजस्टमेंट तो भी भाई अभी हाँ हो गई, अच्छी बात है। नहीं हुई तब भी हम 70% मार्क्स तो पहले ही लिए बैठे हैं। ठीक है, चलो। तो मुझे जो पिछली क्लास में सवाल करके महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि सबसे आसान गालिबन प्लांट एंड मशीनरी है। देखो नहीं, वो तो रिवैल्यूएशन को तो करेंगे ही एंड पे ना, लैंड बिल्डिंग को तो छोड़ दो। रिवैल्यूएशन हालांकि बहुत आसान है, आपको सबसे आसान आजकल लग ही क्या रहा है रिवैल्यूएशन, क्योंकि इतने दिनों से कर ही रहे हैं। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ 3-4 महीने गुजरने के बाद सारी चीजें बराबर हुई पड़ी होंगी ना, मतलब रिवैल्यूएशन भी उतनी ही याद होगी जितना कोई एडिशन या डिस्पोजल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे आसान, रिवैल्यूएशन से भी आसान काम है क्या, प्लांट में स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिंपल एडिशन है, सिंपल डिस्पोजल है। फिक्सचर को बाद में कर रहा हूं क्योंकि उसमें मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, चलो थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, वो बाद में करेंगे। ये दोनों करने के बाद फिर तो ये सारी चीजें कैसे प्लान होंगी, कैसे प्लान होंगी ये सारी चीजें, जब ग्रेप नहीं वो इतने तुम सर्विस एक्सपंज कर दें जी इसको भाई। 2 दफा सवाल हमें, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहा करता हूँ, हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे जब पढ़ाते थे, उस्ताद अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो हमें कहा करते थे 3 बार सवाल पढ़े बगैर शुरू मत करना। उस्ताद अभी भी वो पढ़ाते हैं और वो भी स्टूडेंट्स को यही कहते हैं, 3 बार फाइनल के अंदर 3 बार सवाल पढ़ने से पहले शुरू मत करना। हम भी जब पहली बार सुना हमने कहा यार एक ही गल है, सवाल ही वो फाइनल के अंदर पूरे सफ़े का तो सवाल ही होता है। ठीक है जी, तो मैंने कहा यार ये जी बात है, 3 बार सवाल पढ़ो तो 15 मिनट तो इसी में लग जाते हैं। हमने कर लिया पेपर पास, लेकिन फिर उसका फायदा हमें मिला था, कर लिया पेपर पास। ठीक है ना, तो मैंने तो आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, 3 नहीं 2 बार पढ़ोगे फिर पर्चे में सवाल शुरू करोगे, तो ये 2 बार के अंदर सारी प्लानिंग्स हो रही होती। ठीक है, तो आज ज्यादा बातें किस में हैं, एग्जाम फोकस्ड बातें हैं, टेस्ट में ही बता सकता था ये बातें, तो कैसे आपने मार्क्स स्कोर करने। ओके, तो प्लांट की बात शुरू करते हैं। प्लांट के अंदर पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 आया था, 2 मिनट के अंदर ये मार्क्स मिलने जा रहे हैं। जैसे पॉइंट 3 के अंदर क्या है, एडिशन, इधर देखना 154, 125 मार्क्स आ गए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 5 में क्या है, डिस्पोजल, प्लांट की कॉस्ट गिवन, डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन, सेल प्रोसीड यहां तो यूज करते ही नहीं है, वो डिस्पोजल के नोट में या डिस्पोजल अकाउंट में कह लें या प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर निकालने के लिए यूज होती है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। आप कहोगे डेट ऑफ डिस्पोजल तो गिवन ही नहीं है भाई, बचपन से आपको ये सिखाया जाता है एडिशन हो चाहे डिस्पोजल हो,
अगर सवाल में इनकी डेट गिवन ना हो तो साल का पहला दिन अज्यूम करना है, साल का पहला दिन अज्यूम करना है। अब चूंकि आप ज़बानी बातें भूल जाते हैं इसलिए मैं तो ऐसी बातें लिखवाया करता हूं ताकि बवक्ते ज़रूरत सनद रहे और काम आए। ठीक है, तो लिखें, अगर सवाल में एडिशन / डिस्पोजल की डेट गिवन ना हो, अगर सवाल में एडिशन या डिस्पोजल की फिगर डेट गिवन ना हो तो हम अज्यूम करते हैं कि एडिशन / डिस्पोजल साल के पहले दिन हुआ। और भाई ये सारी अकाउंटिंग में ऐसे ही रहेगा, ये नहीं कि मैं कभी जाके कहूंगा लो जी मेरी अजम्पशन बदल गई है जी, उस दिन ऐसे काम चल रहा था आज ऐसे चल रहा है तो कर लो। नहीं भाई नहीं, वही रूल तो रूल होता है ना। तो जैसे आपको एक रूल लिखवाया अब वो सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं होगा किसी सवाल के अंदर मैं कहूँगा कि जी आज नहीं काम चल रहा बच्चों, चलो आज वो जो मैंने कहा था चलो वो वैसे है जनरल, ये ज़रा स्पेसिफिक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह। जो रूल है वो रूल ही होता है, वो फिर हर जगह अप्लाई होता है। तो अगर सवाल में एडिशन या डिस्पोजल की डेट गिवन ना हो तो क्या अज्यूम करोगे, ये एडिशन डिस्पोजल साल के पहले दिन हुआ। ठीक है, हमेशा, ये नहीं कि इस सवाल के लिए हमेशा। ओके, यानी एडिशन पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लेंगे और डिस्पोजल के केस में उस साल की पूरे की डेप्रिसिएशन नहीं लिया करेंगे। ओके ठीक है, चले तो फिर क्या बच गया, ये तो सब कुछ ही ऐसे देखो एसेट अकाउंट में से क्या निकला करता है। अच्छा एक और काम भी कर लें, क्या प्लांट और फिक्सचर रीवैल्यू हुए? ट्रांसफर तो हो नहीं सकता, रीवैल्यूएशन भी नहीं है। इधर भी लिख दो, ट्रांसफर तो हो नहीं सकता, कुछ रीवैल्यूएशन नहीं है। बल्कि इधर भी मैं तो कहता हूँ लिख दो, ट्रांसफर कोई नहीं, ताकि ये इससे तो टेंशन खत्म होना कि इसके अंदर कितनी फिगर रहेगी। रीवैल्यूएशन नहीं हुई तो बस ठीक है, इनके कोई नंबर नहीं है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे देख रहे थे मुझे, भी कहेगा इस जीरो लगाने के 0.25 है, नहीं है। ओके जी, प्लांट, चुप करो, प्लांट एसेट कॉस्ट में से क्या निकला करता है? कॉस्ट कितनी गिवन है? सामने गिवन है 270, ये नोट था, रोना डाला हुआ पता नहीं जी। और डिस्पोजल अकाउंट में, एक्यूमुलेशन अकाउंट में से क्या निकलता है? उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 195 माइनस ये नोट है। ठीक है, तो सवाल के हुजम को देख के ना परेशान हो जाया करो, जैसे मुझे देख के परेशान हो जाते हो, नहीं परेशान हुआ करो। ठीक है, देखो तो सही कितने प्यार से मैं आपसे बात करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ आप लोगों से। तो जुस्से को देख के नहीं डरना चाहिए सवाल के। ओके, एक चीज रहती है अभी, बूझो तो जाने, वर्किंग कर लेते। ये फिगर के लिए मैंने ए लिख लिया, ए वर्किंग पहले से तैयार है, पिछली क्लास में लिखा था, इसीलिए तो 10 मिनट लेट आया था रेस्ट करके। मैंने कहा चलो ये टाइम बच जाएगा जी। यशी क्या मतलब, लक नहीं सीधा एक्सपंज कर दें। ओके, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट जी, और सब गिवन है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल बताओ, 1613 माइनस 277 बकाया पे 20% आंसर बताएं, सही है। अच्छा, उसके बाद इधर देखिए, कोई एडिशन है? हाँ जी बिल्कुल है। एडिशन कितना हुआ है? इनटू जी, कोई फ्रैक्शन लगाएंगे? डेट ऑफ एडिशन गिवन नहीं है तो अज्यूम करेंगे साल के पहले दिन है। सारे साल की डेप्रिसिएशन 31 या 2 30.8 है। ओके गुड। अच्छा खैर है, 1 आध रुपए के पीछे ना लड़ें आप।
ठहरें, ऐसे जरा दिल कर रहा है, यहां पे लिख तो लें, ऑन डिस्पोजल भी तो है लेकिन डेट गिवन नहीं है। अज्यूम करेंगे साल के पहले दिन, तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ये बस मैंने ये डैश लगानी थी जी। 298 लें जी, क्लोजिंग बताएं। 561 और यहां पे क्लोजिंग, बुक वैल्यू भी बता दें। इधर देखें जी, इधर देखें प्लीज, इन टोटल्स के नंबर नहीं है मैंने रखे हुए, ये तो ऊपर वाले टोटल करना था ना, लेकिन ये फिगर नजर आ रही है 929.25 इसके मार्क्स। उसकी वजह 6 नंबर। इसकी वजह ये कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने करके WDV निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही ओपनिंग 1613 माइनस 458 ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये पिछले साल की क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू लिखने के भी 0.25 मार्क्स थे। कितने बच्चे ये भूल गए अगली लाइन? बेटा रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने भी नोट नहीं बनाया, मैं कंपैरेटिव तो नहीं बना रहा। बुक वैल्यू का मैंने कहा था कि एक लाइन ऐड कर लिया कीजिएगा, कोई बात नहीं, खैर है, एक नंबर कट गया। शोर मचाने से नंबर नहीं मिला करते, लिखने से नंबर मिला करते हैं। ठीक है जी, ओके। सुने, ये कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर उठा के 1613 माइनस 458 करेंगे, नहीं करेंगे, गिवन है, सिर्फ फिगर उठा के लिखनी थी और 0.25 मार्क्स मिलने थे। पता नहीं कहां किस दुनिया में रहते हैं आप लोग जी। 1112, अच्छा मैंने कहा 1112। अच्छा है ना, इसके भी 0.25, इसके भी 0.25, इधर देखें, मिसाल के तौर पे इस वर्किंग का मैंने एक नंबर रखा है, ठीक है, और इसका 0.25 है, यानी कि इस एडजस्टमेंट का टोटल 1.25 है। अब किसी ने ये वर्किंग कैलकुलेटर पे की, नो इश्यू, 298 सही होगा तो उसको 1.25 मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर शायद वर्किंग देखी ना, लेकिन जब यहां फिगर गलत होती है ना, तब वर्किंग की जो है ना वो इफादियत सामने आती है। यहां पे लिखा हुआ लेट्स से 290, नहीं यहां पे लिखा हुआ लेट्स से 267 मिसाल के तौर पे, मैंने कहा है ये क्या, वो चला गया वर्किंग में, तो देखा अच्छा ये सही निकाला था, ये भूल गया, 0.25 यहाँ भी मिलेंगे, 0.25 यहाँ भी मिलेंगे। बात समझ आई है? वर्किंग की थोड़ी सी, तो बिल्कुल छोटी सी सही वर्किंग कर लिया करो, ठीक है, बिल्कुल भी डायरेक्ट बिल्कुल ही गलत हो गया, वो गलत फिगर कोई ना कोई कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दी तो 0.25 उसके मिल जाएंगे प्रेजेंटेशन के। ठीक है जी, चलें जी वापस आते हैं। ले जी, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कैसा लगा नोट? आसान नहीं हो गए हैं कोई, अब तकरीबन 6-7 के करीब 8 के करीब नंबर पहुंच गए। तो मुश्किल टेस्ट को ही डिस्कस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं यार ऐसे ही डर रहे थे, ठीक तो कर रहे थे, क्या हो जाएगा, एफर्ट करने। जिन्होंने एफर्ट नहीं की ना, 10-15 मिनट बाद उठ के चले गए, उनको सही धचका लगेगा। एक तो वो कभी ये काम नहीं कर पाएंगे, ऐसी फाइट नहीं पुट कर सकेंगे कभी पेपर के अंदर अगर ऐसा सवाल आए तो। ठीक है, कितने थे ऐसे लोग जो 15 मिनट बाद उठ के चले गए? है कि सवाल हो यार, है कि बदतमीजी है, किराया कुछ है नहीं, क्लास में कुछ करवाते हैं। हाँ, कौन कौन गालियां देके निकला था? हैं? फायदे में है तुम्हारे? ये शरी करप्शन मैं करता हूं, शरी करप्शन करता हूं, फायदा है ये आप लोगों का। ठीक है, मार्क्स अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। देखो आपको ये नोट नहीं पढ़ाया ना, ठीक है, इसका 1 नंबर होगा, अभी तो मैंने उसकी बात ही नहीं की, 17 नंबर तो आपके ही हैं। तो गलत है फिगर, यहां पे आपने डेफिनेशन गलत ले लेनी है। वही बात अगर वर्किंग किया तो आधा नंबर 0.25 इधर और 0.5 या 0.25 उधर और बाकी इधर, सारे फिर भी नहीं कटेंगे।
सारे नंबर नहीं कटा करते। ये नहीं होता कि टोटल उसने ये बुक वैल्यू देखनी है जिसका सही है उसने यहाँ पे 18 नंबर देना, चलो भाई, ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग है। नहीं जी, आप मेरी मर्जी के assumption लेंगे। आप कौन होते हैं अपनी मर्जी के assumption लेने वाले? ऐसे ही अपनी मर्जी। assumption मेरी मर्जी की चलेगी, समझ आइए ना बेटा। assumption ये नॉर्मल assumption है, अकाउंटिंग के अंदर यही चलेगी। assumption आप कोई भी नहीं लेंगे, वही लेंगे जो नॉर्मल assumption ली जाती है। जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो करो ना। आई के अपने नॉर्मल वाली assumption ली होगी तो फिर अपनी assumption लेके बैठे हो। लिखना पड़ेगा फिर आपको, आई हैव अज्यूम्ड। यहां लिखने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल assumption है। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। एडिशन नहीं लिखा मैंने? अच्छा जी, फिक्सचर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ये दो रेलेवेंट है। इधर देखो, एडिशन कितना, वो 20 को कुछ नहीं कह लेना, यहां पे ना ऐड कर लेना, 40 का एडिशन आ गया। उसके बाद डिस्पोजल, फिगर्स रेडी स्टेडी एप्पल गो पड़ी हैं। देखो 41 की कॉस्ट अकाउंट में से निकलेगी, 31 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकलेगी। ठीक है, अब रह क्या गया? ओपनिंग। हाँ, थोड़ा सा ये मसला था। मेथड कौन सा है? यहां पे ओपनिंग WDV ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट करना था। ओपनिंग WDV ऑफ ऑल कैलकुलेटर उठा के निकालनी पड़ेगी। गिवन है, गिवन कितनी है सवाल में देखो, 250 माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, ये गिवन नहीं थी। ये कैसे निकली है जी? मुझे डिस्पोजल नजर आ रहा है, डिस्पोजल नजर आ रहा है। 41 माइनस 31, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जरा फिगर आपको निकालनी पड़ गई और आपको मौत पड़ गई। इनटू 25%, ये एक्सपेंड कर दें जी। ओके, 60 ऑन एडिशन कितना है? इनटू 20 इनटू नो फ्रैक्शन 10 ऑन डिस्पोजल, क्योंकि डेट गिवन नहीं है जी। टोटल 70 आ गया। लो जी, नोट बने जा रहा है, नोट छाप रहे हैं आप लोग तो आज सवाल से देख देख के छापे जा रहे हैं बस। क्या कौन सा? वो जी 70 जी 70 170 और ये कॉस्ट 389 और सवाल से उठा के बता दें 250 0.25 बेटा, 0.25 एक फिगर का। हाँ तो फिर बनते हैं 0.25 0.25 5.5 0.25 75 0.25 पूरा एक नंबर, बल्कि ठहरें 1.25 नंबर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है। ये जो आप लोगों को अब पता लगा ना, ओ ये क्या किया, तो जिंदगी में ये कभी नहीं भूलेगा। हालांकि ये बात मैंने क्लास में की थी, ये कर, और ये बात मुझे अपने अल्फाज भी याद हैं। एक आध नंबर के लिए ये काम भी कर लेना चाहिए, मुझे अपने अल्फाज भी याद हैं। मैं नहीं भूलता होता बात करके, फिरूंगा भी नहीं बात से। कोई गलती होगी तो मैं बाद में मान लिया करता हूँ, यार मुझसे गलती होगी, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं फिरूंगा बात से। मुझे अपने अल्फाज याद हैं। एक आध नंबर इसका भी हुआ करता है, मुश्किल काम नहीं है। वो तो ओपनिंग से कैलकुलेट करना भी सिखाया था पहले ही दिन। हाँ काम खुद करते नहीं है, अच्छा ना नंबर कटें। और पेपर में अच्छा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि ये जो चीज़ आपको आते हुए भूल जाती है, गलती कर बैठते हैं, वो आपको एक बार गलती करने पे ऐसी याद होती है कि फिर पेपर में वो मिस नहीं करते आप, नींद नहीं आती। ओके, लो जी, कुछ भी नहीं बचा अब तो, सवाल के पल्ले तो कुछ भी नहीं बचा। रह क्या गया?
लैंड बिल्डिंग उसकी रिवैल्यूएशन। लैंड और बिल्डिंग अलग अलग है, अगर कभी इकट्ठे भी हो ना तो मेरी सलाह है आपको अलग कर लिया करना। नहीं मसला तो कोई नहीं है, गलती की होगी तुमने अभी देखना इंशाल्लाह। सॉरी मैं इंशाल्लाह कहना भूल गया था भाई। इंशाल्लाह से क्यों परेशान, इंशाल्लाह मतलब अगर अल्लाह ने चाहा भाई, अगर अल्लाह ने चाहा होगा तो गलत किया होगा, अगर अल्लाह ने चाहा होगा तो सही किया होगा, ठीक है। ऐसे ही आप इंशाल्लाह से नाराज हो जाते हैं जी। आप बिल्कुल अगर इकट्ठा मैनेज कर सकते हैं तो करें, बट मैं ये कहूंगा कि 1 आध मिनट ज्यादा लगता है, आपका दिमाग जो है वो भी नहीं थकेगा, आप फौरन कर लेंगे। क्योंकि लैंड की रिवैल्यूएशन हमने नहीं की क्लास में, क्योंकि उसको करने वाला कुछ है ही नहीं, डेप्रिसिएशन ही नहीं है, फिर ट्रांसफर भी नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। सरप्लस जो आएगा पड़ा रहेगा, जिस दिन एसेट लैंड बिकेगा उस दिन सारे का सारा एज इट इज उठा के, तो वो यहीं पे रखा ही इसीलिए हुआ था कि यहां पे वो रिवैल्यूएशन समझाऊंगा। जैसे कि शुरू ही कहां से करेंगे, 31 दिसंबर 14 से शुरू कहां से करेंगे। आप लिखना चाहो तो कॉस्ट भी लिख लो 31 दिसंबर 14 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 500 माइनस 0 500, लेकिन जरूरत नहीं है, आप WDV से ही स्टार्ट कर लिया करो, आपके सामने अवेलेबल है, अगर डेप्रिसिएशन चाहिए भी होगी तो जी 500 यही था ना लैंड यही है। अब आके पढ़ो, बिल्डिंग को भूल जाओ जरा, आके पढ़ो पॉइंट 6। लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट 1 जनवरी 15। एक लाइन छोड़ के क्या लिखोगे, रीवैल्यूड 900 क्योंकि ये लैंड से रिलेटेड था, उसने बताया ऑफ विच लैंड वर्थ रुपीज 1500 में से लैंड कितना है 900, तो क्या आ गया जी 400 का सरप्लस आ गया। डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ पे करोगे, डेप्रिसिएशन करेंगे ही नहीं, वैसे ही लिख दिया था ताकि ये बात ज़हन में रह जाए। तो ये 900, ये इसलिए मैंने लैंड की रिवैल्यूएशन सवाल अभी तक क्लास में डिस्कस ही नहीं की थी, इतनी किसी है। आप कहोगे जी मुझे शुरू से हमें बताएं, शुरू से सुन लें। खरीदा एसेट, लैंड डेबिट, कैश क्रेडिट 500, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई ट्रांसफर नहीं हुई। 1 जनवरी 15 पे लैंड डेबिट रिवैल्यू सरप्लस क्रेडिट 2 एंट्रियां हुई हैं बस, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। एसेट दरअसल बिकेगा तो जो सरप्लस पड़ा होगा वो सारा ही पड़ा होगा, उसको उठा के रिटेंडर नहीं, ठीक है, हो गया खत्म। ये देखो लैंड में कोई एडिशन, हाँ ट्रांसफर है ना, ये सिफर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, सिफर कुछ नहीं था, होता तो ट्रांसफर करते जी। रिवैल्यूएशन, कोई डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, इन सारे डॉट्स का टोटल नहीं, इन सारे डॉट्स का टोटल तो डॉट ही होगा जी, यानी सब जीरोस को मिलाएं तो जीरो ही बनता है। हाँ ये 900 माइनस ये 0 900 आ गया और ये 500 आ गया। नोट वाले मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे, नंबरों वाले, पास होने वाले आ जाओ भाई आ जाओ। ये है नोट। लैंड को भी रिवैल्यू करते हैं छेती पर। ओ सॉरी वही 400 यार, 320 400 यार पड़ी है ना, 80 की डेप्रिसिएशन पड़ी है ना, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर सकेंगे ना, तो 1-2 लाइनें मजीद बचा ली, टाइम बचाया हमने। जरूरत पड़े तो आप कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन भी लिख सकते थे, लेकिन वो चूंकि लिखा हुआ था सवाल में, जरूरत ही, अच्छा इवन ना भी लिखा होता, बुक वैल्यू कॉलम ना भी होता, तो यहां पे आप खुद भी कर सकते थे 400 माइनस 80, तो उसने कर दिया, फिर भी 2 लाइनें बचती थी पर्चे के अंदर। तो ये पर्चे में अब टाइम बचाने की बातें हो रही, कैसे टाइम बचे, बहरहाल अभी तो बचाया टाइम था 320। फिर क्या हुआ जी, रिवैल्यूएशन हुई 1 जनवरी 15 पे, एक लाइन छोड़ी और रिवैल्यूड अमाउंट। काश कि ये सारा काम कोई मेरे से पहले कर दिया करता, इस क्लास में मैं कितना रिलैक्स, पिछली में मुझे ये सब बनाना पड़ा था। ओके जी, 1500 में से अगर 900 लैंड है तो बाकी 600 बिल्डिंग, 280 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, बैलेंसिंग फिगर
ये भी रीवैल्यूएशन सरप्लस था जी। बहुत हो गई, अभी कहाँ बेटा जी। रीवैल्यूएशन हो गई, अब डेप्रीसिएशन करनी। डेप्रीसिएशन 600 बटा 50, सॉरी 10 न 50 ना 10 40। तो रेट से ही तो लाइफ निकाली थी आपने, रेट पे ही जाना है तो आप 1 डिवाइड बाय 40 करें। अब रेट चेंज हुआ, रिवैल्यूएशन हुई है, रिमेनिंग लाइफ पे रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है, रेट ही लगाना है तो 2% नहीं लगा सकते। अब यूजफुल लाइफ ही तो बदली है। ऐसी बातें याद रहेंगी इंशाल्लाह। बहरहाल 40 क्यों किया, ओरिजिनल लाइफ थी 50 साल, 10 गए गुजर, बकाया रह गए। आपका पहला दिन है, शुआएं लग रही हैं मेरी। बाईस हो गए। आपको मैं नहीं नजर आ रहा यार? आपने फिर इधर कर दिया यार। मैं तो चुप के बात कर रहा था। 15 और 280 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, हमें एंटी की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो वर्किंग जरा अपनी। 7 580 3 सही है। करें रिवैल्यूएशन। सबसे पहला काम, इसीलिए कहा था कि स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो ट्रांसफर पहले लिखना, डेप्शन बाद में, आसानी हो जाती है। देखने की जरूरत भी नहीं है कि 80 पड़ा था उसको ट्रांसफर करना है। उठाओ 80 को, एडिशन है, ओ कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, ठीक है। पहले ये बताएं कोई डिस्पोजल तो नहीं है? अच्छा, रीवैल्यूएशन तो बता दें। 600, ठीक है। अब सुने, एडिशन है कितना? एडिशन बेटा देखें, एडिशन टू प्लांट, सॉरी एडिशन टू फिक्सचर नहीं, कौन सा ये 100 ना, वो वहां से आया है। 1 मिनट, वो वहां से CWIP। ओ सैर ठहर करता हूँ प्लीज समझ गया हूं मैं। कितना है? ओके। सुने जी, CWIP समझाना तो तफसील से कल ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो है CWIP का। क्या कहते हैं जी वो लोग? कहते हैं हमारे पास साल के शुरू में जितनी ईंटें, गारा, रेत, मिट्टी लग चुका था वो बराबर था 91 के, ठीक है, 91। मजीद काम चलता रहा, मजीद सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत खरीदा, मजदूरों को, मिस्त्रियों को पैसे दिए, तो जो कैश हमने मजीद पे किया 0.1, फर्दर कॉस्ट ऑफ 53 वॉज इनकर्ड। और कहता है बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो कंप्लीट हो गई है वो अब CWIP नहीं है, उसको यहां से निकाल देंगे और ट्रांसफर कर देंगे जहां उसने जाना है। कहां जाना है भाई? बिल्डिंग है, कंप्लीट होने के बाद बिल्डिंग्स में ही जाना है। क्लोजिंग बताना। ये देखो, ये सब नोट है CWIP का, हमने बस ये मूवमेंट शो करनी होती है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के फेस पे चला जाता है। टू बी शोन इन बैलेंस शीट आफ्टर PPE। वहां पे नॉन करंट एसेट्स में PPE के नीचे CWIP के आगे 9.5 लिखा होगा और 44 लिखा होगा। बात समझे हो? अब ये क्या हुआ है, ये एंट्री देखो, CWIP एक एसेट है अंडर कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट हो गया, वहां से निकालो CWIP क्रेडिट। कहां जाना है? बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग डेबिट। कल एक छोटी सी एग्जांपल लेजर बना के ये सिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये 100 वो था जो मैं बार बार कह रहा था, आप कह रहे थे पता नहीं क्या कह रहा है। ये एडिशन कहां से आया है? CWIP क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट, ठीक है। पर नंबर इसका भी 0.25 ही था इस फिगर का। आप लोग सोचते हैं ना कि जो हमें नहीं आता उसके नंबर ज्यादा होते हैं, ऐसी कोई बात, ठीक है। अच्छा जी, अब मसला हो गया जी।
ओपनिंग जो पड़े थे उन पे कितनी डेप्रिसिएशन है? देखो ऐसे ही है ना भाई, जो बिल्डिंग 10 साल पहले खरीदी थी वही रिवैल्यू हुई है ना, कह रहा है, तो उस पे ओ इधर मुज़ाकरात चल रहे हैं तुम्हारे। जो बिल्डिंग 10 साल पहले खरीदी थी वो रिवैल्यू हुई है ना, अब बोलो तो सही। तो वो रिवैल्यू होने के बाद उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 15। लेकिन जो एडिशन है वो उसमें शामिल तो नहीं है ना, वो तो 10 साल पुरानी है, ये इस साल कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसकी डेप्रिसिएशन यहां पे अलग कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, ये मैं यूं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, वो जो ट्रांसफर्ड फ्रॉम CWIP है। क्या है, मुश्किल है? 100 इंटू 2%, बिल्कुल 100 इंटू 2%, क्या आया टोटल? ओहो, इसके साथ क्या लिखना था? B। ठीक है, उसके बाद वहां पे अगर कुछ रेफर करने की जरूरत पड़े तो कर लेना, लेकिन इस फिगर को तो रेफर करना ही पड़ना है। ये है C। कोई डिस्पोजल है? कोई ना। और तो E ही लिखा हुआ है जी। 600 मत कहो 600 भाई, मत उस जिद पे अड़े रहो। वो पुराने एसेट जो रीवैल्यू हुए थे, एक एडिशन भी तो हुआ है, इसलिए शायद बुक वैल्यू से मैच भी ना करे। ठीक है, ये क्या है? 17,680। वो फर्क क्या है? 585 और इसका एक एसेट बड़ा है, उसकी डेप्रिसिएशन भी माइनस हुई है। ये चीजें निकाल के अगर आप देखोगे 2 रुपए की डेप्शन और 100 रुपए का एडिशन, तो वो मैच करेगा अभी भी। ओके, कहाँ? इधर? हाँ जी, ये भी लिख लें जी। नहीं, बस घर पे अब करना है बाकी काम। इधर देखें, आप कहेंगे लास्ट रिवैल्यूएशन वॉज परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 15 बाय मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स। वही अंग्रेजी उठा के अगली लाइन भी लिख दो, हो गया खत्म। उसके जी इसका भी एक आध नंबर होगा, ओके, एटलीस्ट 1 मार्क। उसके बाद या अगर मेरे पास उस वक्त बचे 0.75 हुए तो हो सकता है 0.75 हो जाए, वैसे 1 मार्क मेरे जहन में था, इसका बनता भी है। उसके बाद हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन डॉट कॉस्ट लेस एक्डेप WDV 31 दिसंबर 15 ओनली। बेटा निकाल लोगे? कि मैंने भी तो निकाल भी ली। उसके बाद डिटेल ऑफ डिस्पोजल में आप लिखा करते थे, अच्छा ये मैं बता दूंगा, नोट बनाना आपको आ गया है, ये मैं बता दूंगा कि यूज़ किया करेंगे या नहीं। ये रिक्वायरमेंट लॉ की है, IFRS की नहीं, हमारे लोकल लॉ की है, हम पे बाइंडिंग है। FAR 2 में तो लॉ भी एप्लीकेबल है, तो मैं सीनियर से भी मशवरा कर लूँगा, ICAP से भी पूछूंगा कि आप FAR 1 के नोट पे लॉ को भी अप्लाई करते हैं तो ये भी बनने देंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं सिर्फ IFRS, तो फिर इस नोट को नहीं बनाया करेंगे, बचत हो जाएगी। बनाना सीख लिया हमने वैसे, ठीक है। एसेट, उसकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, वैसे तो रीवैल्यूड अमाउंट वाला कोई नहीं बिका, लेकिन चलो। उसके बाद उसकी WDV, सेल प्रोसीड्स और गेन या, अच्छा सब कुछ गिवन है, सिर्फ उठा के लिखनी है फिर। यहाँ पे लिखोगे प्लांट फिक्सचर, ठीक है। 9.5 इसीलिए अलग रखा ताकि आपका रट्टा ना भूले। पहला नोट लाजमी वाला, अगले 2 रीवैल्यूएशन है तो, ये डिस्पोजल है तो CWIP आ गया। ऐसे ही किसी सवाल में चेंज इन एस्टीमेट का बताऊंगा, ये सेम रखेंगे, वहाँ पे इसकी जगह वो लिख देंगे। ऐसे ही ये सेम रखेंगे, बोरोइंग कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो कहानी बस तकरीबन ख़त्म ही है इंशाल्लाह। आपने होमवर्क वाले क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई कर लेना है, कोई मसला हो तो।